छे जीवन अमारू, महर्षि गुरुकुल प्राण की प्यारू, विद्या धाम छे जीवन अमारू। ओके जी, तो फिर उसी के आगे कंटिन्यू क्रेनियल नर्व एंड सेंस ऑर्गन। रेप्टाइल्स की ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी में नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक आता है, देखो रहे बेटा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनके अंदर जो आपको अलग पॉइंट लगे वो आपको याद रखना है। ओके, और दूसरी बात जो कि इनका स्पेसिफिक आपको लगे वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, हर एक पायलट का अपना खुद का स्पेसिफिक लक्षण होता है। ओके, वो आपको याद रखने हैं और एडवांस कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। तो रेप्टाइल्स के अंदर क्रेनियल नर्व एंड सेंस ऑर्गन। तो क्रेनियल नर्व मस्तिष्क चेता की जहाँ तक हम बात करें तो मस्तिष्क चेता कितनी होती है? हमने कहा था मस्तिष्क चेता वो चेता है जो कि मस्तिष्क से निकलती है, ब्रेन से निकलती है, ऐसी चेताओं को मस्तिष्क चेता कहते हैं। हमारे अंदर कितनी होती है? 12 पेयर होती है, होती कि नहीं, जिनका अलग अलग वर्क है। तो इनमें कितनी होगी ये भी याद रखिएगा। इनमें भी मस्तिष्क चेता के जो नंबर है वो हमारे समान 12 पेयर है। अब यहाँ पर 12 पेयर जो है रेप्टाइल्स में हमने बोला, ठीक है, एल्व्स बिहेव पढ़ेंगे उनमें भी 12 पेयर देखिए, और मैमल्स पढ़ेंगे उनमें भी 12 पेयर। क्यों समझना इस बात को बहुत ध्यान से। हमारा जो ग्रुप है, हम जिस ग्रुप में आते हैं भ्रूणीय परिवर्तन के आधार पर हम आते हैं एमनियोटा ग्रुप में। एमनियोटा ग्रुप का मतलब है जो हमारा भ्रूण है उसको सुरक्षित रखने के लिए 4 प्रकार की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार के एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। जिन जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उन्हें एमनियोट्स ग्रुप में रखा जाता है। याद रखिएगा, हमें कौन से ग्रुप में रखा जाता है? एमनियोट्स ग्रुप में रखा जाता है। उन सभी एमनियोट्स में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं बेटा? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, याद रखिएगा। लेकिन जिनमें ये नहीं होती, जिनमें ये मेम्ब्रेन्स नहीं होगी उन्हें रखा जाता है एनेमियोट्स में। और एनेमियोट्स के अंदर आते हैं बर्ड्स एंड फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो जितने भी फिशेस ग्रुप थी दोनों और एम्फीबियंस, उनमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट सभी जगह कॉमन है, ये सभी में एक साथ आप याद रख सकते हैं। पांचों के पांचों में आपको याद रख सकते हैं, वो हो जाएगा फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। कारण क्या है 12 पेयर ऑफ नर्व्स का? क्योंकि उनके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन आ गई? भ्रूणीय मेम्ब्रेन आ गई, जिनके नाम है कोरियन, एमनियन, एंडोइस, ब्लोक्सेट। जिनमें ये चारों मेम्ब्रेन रहती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिनमें रहती है उन्हें एमनियोट्स कहते हैं, जिनमें नहीं रहती है उन्हें एनेमियोट्स कहते हैं। और जिनमें नहीं होती है उनमें क्रेनियल नर्व्स के नंबर 10 पेयर है, जिनमें होती है उनमें क्रेनियल नर्व्स के नंबर 12 पेयर है। रटना नहीं है, याद रखना है अच्छे से। मस्तिष्क चेता के नंबर 12 पेयर। रेप्टाइल्स आगे भी वही आएंगे, उसके बाद भी वही आएंगे। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स पढ़ेंगे उनमें भी 12 पेयर, मैमल्स पढ़ेंगे उनमें भी 12 पेयर। ओके, चलिए उसके बाद आता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में इनका कान, इनके कान जो होते हैं ये सिंगल ऑडिटरी ओसिकल। सिंगल ऑडिटरी ओसिकल यानी कि हड्डी, एक सिंगल हड्डी इनमें पाई जाती है इनके कर्ण में। ठीक है, तो कर्ण जो है याद रखिएगा आप लोग कि जो सरीसृप होते हैं, मेनली सांप जो होते हैं, सांप को सुनाई नहीं देता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हम जो कहते हैं कि वो जो पिक्चर में देखते हैं कि वो बीन बजा रहा है सपेरा और सांप जो है उसके इधर उधर नाच रहा है, जो बेसिकली वो नाच नहीं रहा है, वो ये देख रहा है कि ये
एक लकड़ी है और ये मेरी तरफ हमला करने के लिए आ रही है, तो वो उसके हिसाब से आता है। वरना याद रखिएगा एम्फीबियंस को कभी, रेप्टाइल्स को कभी भी जो एयरबोर्न साउंड होती है वो सुनाई नहीं देती है। आप कितने से चिल्ला, कितनी साउंड होती रहे, उनको कभी सुनाई नहीं देगा, उनको सुनाई नहीं देता है। याद रखिएगा, केवल वो क्या कर सकते हैं, जैसे आप चल रहे हो तो जमीन के अंदर ये जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे वो उन वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। ये पावर में बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वाइब्रेशंस को महसूस करने की पावर होती है उनके अंदर, उसके लिए स्पेसिफिक उनकी हड्डियाँ, उनकी जीभ, उनका जो, ये सब उसके लिए मॉडिफाइड होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो फटाफट पता लगा जाता है कि कोई चीज़ आ रही है, कि उनको वाइब्रेशन से पता लग जाता है। उनकी जो जीभ होती है, उनकी जीभ जो होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, उसको वो नीचे जमीन पे टच करके पता लगा लेते हैं कि किधर से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वो कैसी कैसी होती है, ऑडिटरी, वो अपनी जीभ से सुन सकते हैं। मतलब कौन से वाइब्रेशन सुन सकते हैं, जो कि कंपन वाले वाइब्रेशन होंगे, जमीन पर जो कंपन होते हैं वो वाइब्रेशन वो सुन सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सांपों को सुनाई नहीं देता है, वो केवल क्या करते हैं, वो वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, जमीन वाले वाइब्रेशंस को। एयरबोर्न साउंड उनको कभी सुनाई नहीं देती है, याद रखिएगा। तो ईयर होता है गहन सुनने वाले सिंगल, ऑडिटरी ऑसिकल होती है और कुछ भी नहीं। ओके, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद आता है नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रजनन के लिए देखिए, मेल और फीमेल को इनमें पहचाना जा सकता है, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्स सेपरेट। और जैसा कि हमने कहा था, इनमें अवसारणी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी वही है, और गोनोडक्ट, गोनोडक्ट मतलब जो प्रजनन मार्ग है उसकी ओपनिंग भी वही है। लिखा हुआ है गोनोडक्ट्स लीड इनटू क्लोएका, बराबर। दूसरी बात, मेल जो होंगे इनमें, उनके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन होगा। कोपुलेटरी ऑर्गन जैसे मेल के अंदर ह्यूमन में पढ़ते हैं पेनिस, उसी तरीके से इनमें भी कोपुलेटरी ऑर्गन मेल में होता है। मोस्ट फॉर्म्स आर ओविपेरस, ज़्यादातर फॉर्म्स जो होती है वो अंडे देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ओविपेरस, यानी वो बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, कौन से बच्चे देते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाइपेरा नाम का सांप होता है, वो बच्चे देता है, वो अंडे नहीं देता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो नाम डिस्कस करेंगे। Eggs are permeable to gases but not to water. Means जैसा आपने कहा था कि इनके अंदर एडवांसमेंट आ गया जमीन पर रहने के लिए, कि इनके जो अंडे उनके ऊपर शेल पाई जाती है। किसकी बनी होती है वो बनी होती है लेदरी और लाइम शेल होती है। ठीक है, और अंडों के अंदर यॉक से काफी मात्रा में होगा, जिसके थ्रू क्या मिलेगा उनको, जो एम्ब्रियो होगा उसको क्या मिलता है, यॉक से न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, यॉक से न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, और जो अंडे देने वाले हैं और जो बच्चे देने वाले हैं, दोनों में यॉक से न्यूट्रिशन देगा। Eggs are large with abundant yolk and leathery and lime shell, मतलब कठोर और कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन मीन्स चूने का पत्थर, तो चूने की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई शेल हो सकती है इनके एग्स के ऊपर। और एग्स में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, यॉक से, जो क्या काम करेगा, उनको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। इसकी वजह से, शेल की वजह से कैसे बन जाएंगे, ये सेल जो होगी उसकी वजह से परमेबल टू गैसेस बट नॉट टू वाटर। वाटर जो है उसके लिए परमेबल नहीं रहेंगे, हाँ गैसेज उनमें से आ जा सकती है। ठीक है, तो एग्स कैसे होते हैं, गैसेस के लिए परमेबल बट वाटर के लिए नॉट परमेबल। क्यों, बिकॉज ऑफ लेदरी एंड लाइम शेल। ठीक है, ये एक एडवांस फीचर हो गया, जिसके कारण इनके अंडों को, देखो अगर ये जमीन पर रहेंगे, जमीन पर इनको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है, सूखने से बचाना है, तो बाहर एक लेदरी और लाइम शेल का होना बहुत जरूरी है। एडवांस कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और अंदर भी जो एम्ब्रियो है
उसको भी सुरक्षित रखना जरूरी है, पानी जैसे एनवायरमेंट। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए भी इनके अंदर जो मैंने अभी बताया कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, योक्सेट। तो योक्सेट तो न्यूट्रिशन देगा, एमनियन क्या करेगा? एमनियन इनके जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसको वाटर वाला इन्वायरमेंट डेवलप प्रोवाइड करवाएगा। एमनियन जो होता है पुलु जल बोलते हैं उसे, पुलु जल कोथड़ी। तो आपने पढ़ा भी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पुलु जल कोथड़ी का कार्य क्या होता है? पुलु जल कोथड़ी जो होती है वो पानी जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को, ताकि एम्ब्रियो जो है भ्रूण जो है वो सूखे नहीं अंदर। तो अंदर भले ही बाहर कितनी भी गर्मी है, बाहर कितना भी लैंड वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, बाहर कितना भी सूखा हुआ इन्वायरमेंट है, जमीन पर है, लेकिन अंदर इनको कैसा वाटर, कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है? वाटर इन्वायरमेंट मिल रहा है। कौन दे रहा है? एम्ब्रियोन या उल्ब कोथड़ी में भरा हुआ जल, उल्ब जल, एम्ब्रियोन, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। ओके, तो अंदर भी सुरक्षित है और बाहर भी लेथरी शेल पाई जा रही है। तो दोनों तरीके से ये अपने बच्चों को जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। जमीन पर भी पानी की आवश्यकता नहीं रही। ये एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक इनमें डेवलप हो गया रिप्रोडक्शन के पर्पज से। ओके, ये भी याद रखिएगा। कोपुलेटरी ऑर्गन मेल में पाया जाता है। गोनाड कहाँ होती है? क्लोएका में होती है, अवसारणी में होती है। ओके, याद रखिएगा ये अवसारणी कोमल पाथवे। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज उसी के अंदर कंटिन्यू कि भाई ये जो एम्ब्रियोन है, योग से है, एलेंटोइस से, ये क्या काम करती है आपके शरीर में? तो इनके वर्क देखिएगा ध्यान से। हमने कहा कि एम्ब्रियोन, कोरियन, योग से ये सब है। देखिए, एम्ब्रियोन इनक्लोजेस द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड इट्स वाटर इन्वायरमेंट। लिखा हुआ क्लियर? एम्ब्रियोन मतलब उल्ब जड़। उल्ब जड़ जो है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड जिसे बोलेंगे वो पाया जाएगा, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। कौन सेक्रेट करेगी? एम्ब्रियोन। एम्ब्रियोन नाम की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियोन इनक्लोजेस द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर कर रखेगी और उसको कौन सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगी? वाटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है। ओके, दिस इनेबल द एग टू डेवलप ऑन द लैंड, जिसकी वजह से वो जमीन पर भी डेवलप हो सकते हैं। टू मेम्ब्रेन्स सेक्स आर अटैच्ड टू द एम्ब्रियो। और भी दो आपको याद रखनी है, जैसे योग से, एलेंटोइस। योग से क्या काम करेगी? जैसा आपने कहा न्यूट्रिशन या एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करवाएगी। एलेंटोइस क्या काम करेगी? जो एम्ब्रियो में वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो एम्ब्रियो में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट को ये स्टोर करके रखेगी जब तक कि उस एम्ब्रियो जो है वो अंडे में से हैच होकर बाहर, बेबी बाहर नहीं निकल जाए, तब तक एलेंटोइस एक प्रकार से नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करने का काम करेगी। जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उन वेस्ट प्रोडक्ट को अलग से स्टोर करके रखेगी, एम्ब्रियो के वेस्ट प्रोडक्ट को अलग से स्टोर करके रखेगी। याद रखिएगा ये एलेंटोइस कवर, योग से कवर, एम्ब्रियोन कवर हमारे में भी लगभग ऐसे ही वर्क होते हैं कि, लेकिन योग से कवर थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि हमारे में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या आ जाता है? प्लेसेंटा, जरायु। यहाँ पर योग से का काम हमारे में चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही कंटिन्यू आगे। अब आते हैं जब रिप्रोडक्शन हो गया, अब क्या होगा? मेल फीमेल गैमेट मिल गए। मेल फीमेल गैमेट मिल गए कि एक्चुअल में मिलने के बाद जायगोट बना, जायगोट के बाद क्या इनमें लार्वा बनते हैं या नहीं बनते हैं, बात करते हैं, देखते हैं आगे। फर्टिलाइजेशन की जब बात होती है तो इनमें जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। देखिए, उभयजीवियों में जनरली कौन सा था? बाह्य फलन। इनमें कौन सा है? अंतःफलन। याद रखिएगा। और इनके अंदर लार्वल स्टेज बहुत ही रेयर पाई जाएगी, नहीं के बराबर नहीं होती है लगभग। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को एम्ब्रियोन एंड कोरियन बाहर वाली होती है ये दोनों। कोरियन जैसा मैंने चार नाम बताया, जैसे आगे देखो कोरियन वापस आ गया, कोरियन एम्ब्रियोन आर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तभी बनेगी। कोरियन जो है वो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है। इट सराउंड्स द एम्ब्रियो
एम्ब्रियो को चारों तरफ से सराउंड करेगी, उसके नीचे एम्ब्रियो है, ठीक है। कंट्रोल द ओवरऑल परमेबिलिटी ऑफ द एग, जो एग से जिसके अंदर एम्ब्रियो है उसकी परमेबिलिटी, वाटर को बाहर जाने देना है कि नहीं जाने देना है, गैसेस को अंदर लाना है कि नहीं लाना है, तो एग की ओवरऑल परमेबिलिटी को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? कोरियोन नाम की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। समझ गए? तो चारों मेम्ब्रेन के वर्क याद हो गए। नंबर 1 एम्नियन, उसका वर्क हमने बता दिया। एम्नियन का वर्क क्या होता है? टू प्रोवाइड द एम्ब्रियो वाटरी मूवमेंट इनसाइड द एग, एम्नियोटिक फ्लूइड। नंबर 2 एम्नियन के बाद क्या बोला? यॉक सेक का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, बरोबर। नंबर 3 तीसरा हमने पढ़ा यॉक सेक के बाद एलेंटॉइस। एलेंटॉइस का वर्क क्या बताया था? एलेंटॉइस का वर्क होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है एम्ब्रियो में बनने वाले उनको स्टोर करके रखेगा जब तक कि वो बेबी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, बाहर एग से बाहर नहीं निकल जाता। और कोरियोन, तो कोरियोन का वर्क तो आपको दिखाई कि कोरियोन जो है ओवरऑल एग की जो परमेबिलिटी है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चाहे वो गैसेस हो चाहे वो वाटर हो, उनके लिए जो परमेबिलिटी है एग की कंट्रोलिंग कौन करेगा? कोरियोन। तो चारों की वर्क यहाँ पर हमने डिस्कस किए, अलग अलग जगह पर अलग दिए हुए, आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इससे पहले ओवेजीवियो में कौन सा था? ओवेजीवियो में था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उससे पहले मछलियों में कौन सा था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट कुछ मछलियों में इंटरनल था, जिनमें क्या पाया जाता था? प्लेस्पर ओर्गन, बरोबर, ठीक है। ये इस तरीके से हमने फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात की। यहाँ पर डेवलपमेंट में देखिए एम्नियन, कोरियोन, यॉक सेक इनकी बात होने लगी है। पहले क्या बात होती थी? अब तक जो बात हो रही थी ओवेजीवियो में डेवलपमेंट में वो हो रही थी प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष या परोक्ष का मतलब क्या था कि भाई उनमें लार्वा बन रहा है तो परोक्ष, लार्वा नहीं बन रहा है तो प्रत्यक्ष। अब वो बात नहीं हो रही है, अब क्योंकि ये एम्नियोटिक ग्रुप स्टार्ट हो चुका है ना। प्रीसिज और एम्फीबियंस किसमें थे? एनेम्नियोट्स में, तो उनमें लार्वा कंडीशन की बात होती है। इनमें ऐसी कोई बात अब नहीं होगी। अब डेवलपमेंट में ये सब बातें होगी, कौन सी मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन कौन सा काम कर रही है, ओके। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये आ गया ओवरऑल अभी तक आपने जितना पढ़ा उसके आधार पर आप कैसे निष्कर्ष निकालोगे कि ये लैंड पर रहने के लिए कौन से कारण है कि ये सक्सेसफुल है। फर्स्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट में हमने कहा था कि सरीसृप जो है वो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट होते हैं। प्रथम सफल स्थलीय पृष्ठवंशी प्राणियों में सरीसृप आते हैं। क्यों? ट्रू लैंड एनिमल इन्हें कहा जाता है। क्यों? व्हाट आर द रीजंस? ओके, रीजन देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मॉइस्ट एनवायरनमेंट, इनको बेज जमीन या पानी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसके पीछे पहला रीजन है हॉर्नी स्केल्स, भिंगड़ा जल में पाए जाते हैं। स्किन के ऊपर जो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के ऊपर जो हॉर्नी स्केल्स है किसके बने हुए थे? मैंने पहले बताया था केराटिन के बने हुए। हाँ, इसकी वजह से क्या होगा? वाटर लॉस नहीं हो पाएगा, पहली बात तो ये लैंड पर रहने के लिए अनुकूलन हो गया, पहला। दूसरा फर्टिलाइजेशन हमने अभी पढ़ा, कौन सा होता है? इंटरनल, मतलब जो गैमेट्स होंगे मेल और फीमेल गैमेट, अगर वो जमीन पर डाल दिए जाए तो वो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे भाई, नष्ट हो जाएंगे ना। जमीन पर डाल देंगे तो मेल फीमेल गैमेट नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही क्या होते हैं? सॉफ्ट और डेलिकेटेड होते हैं। तो डेलिकेटेड गैमेट्स कैन नॉट सर्वाइव ऑन द ड्राई लैंड, तो उसको फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, वहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक लैंड एनिमल्स का एडेप्टेशन हो गया, ये भी इनका एक अनुकूलन हो गया। नंबर 3 शेल अराउंड द एग। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बन रहा है उसके ऊपर क्या पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेथरी शेल पाई जाती है, लाइनी शेल पाई जाती है, जो कि उनमें क्या चेक करेगी? बेसिफिकेशन, कि वो जब शेल आ जाएगी तो वो शेल जो है बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग अलग रखेगी। वो भी किसके लिए इम्पर्मेबल होती है? वाटर के लिए इम्पर्मेबल होती है, गैसेस के लिए परमेबल होती है।
तो वो एग्स को खराब होने से बचाएगी, ठीक है, टू चेक डेसिकेशन। इसी तरह एमनियोटिक फ्लूइड में बना होता है, तो फ्लूइड फिल्ड एमनियो अराउंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों तरफ, अभी भी बताया मैंने, चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड बना होता है जो वाटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड एक्वेटिक इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ। तो जमीन पर है लेकिन अंदर एक के अंदर क्या है, वाटरी इन्वायरमेंट है, आराम से वो एम्ब्रियो जो है वो सूखेगा नहीं अंदर, ठीक है, चाहे वो कौन सी जमीन पर रह रहा है, सूखी हुई ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हुए भी अंदर सूखेगा रहेगा। तो ये भी क्या हो गया, एक लैंड एनिमल्स के लिए इनका अडेप्टेशन हो गया। तो ये सभी अडेप्टेशन आपको याद रखनी है। नंबर 1, हॉर्नी स्केल्स ऑफ द स्किन, स्केल्स का पाया जाना, ठीक है, श्रृंग युक्त स्केल्स का पाया जाना, तो फिर किससे बनते हैं, केराटिन प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वाटर इम्परमिएबल, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होगा। नंबर 2, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ताकि गैमेट्स जो हैं वो सर्वाइव कर सके, ज़्यादा बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, शेल, शेल क्या काम करेगी, एग के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है वो एग को बचाए रखेगी, एग को खराब होने से बचाएगी, एम्ब्रियो को खराब होने से बचाएगी, डेसिकेशन से बचाएगी। नंबर 3, एमनियोटिक फ्लूइड जो एमनियोट मेम्ब्रेन में भरा होता है वो एम्ब्रियो को एक्वेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो ड्राई वातावरण में रहते हुए भी सूखे नहीं। अंदर क्या है, वाटर इन्वायरमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड जड़ बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए एडेप्टेशंस जिसके कारण ये मॉइस्ट पानी या मॉइस्ट जमीन की इनको आवश्यकता नहीं है, ड्राई लैंड पर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं। These are the reasons, okay? चलिए, next part discuss करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद एडवांसमेंट ओवर द एम्फीबियंस। देखो बेटा, डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये सांप है समुद्र के अंदर तैर रहे हैं ना, कुछ सांप पानी में भी पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा एनाकोंडा वगैरह मूवी देखी होगी। हालांकि इतने बड़े बड़े सांप अब नहीं पाए जाते हैं, एनाकोंडा जितने बड़े सांप अभी नहीं है, लेकिन वो सब क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। ये बात कुछ लोगों में मिथ होता है कि जो जमीन पर रहने वाले सांप है, अगर कोई सांप आपके पीछे पड़ गया, ठीक है, और आप भाग रहे हो और आपने सोचा कि चलो पानी में कूद जाते हैं, ये सांप वहाँ नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, चाहे जमीन पर रहने वाले हो चाहे पानी में रहने वाले हो, सभी सांप तैर सकते हैं। तो अगर कभी सांप से बचने के लिए पानी में कूदे तो वो पानी में और ज़्यादा तेज दौड़ेगा, याद रखिएगा। तो पानी में सभी सांप तैर सकते हैं, चाहे वो जमीन पे रहने वाले हो चाहे वो पानी में रहने वाले हो। पानी में रहने वाले तो तैरेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, अब उभयजीवियों में, उभयजीवी जो है उनसे ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर इनमें क्या आए, ज़्यादा अच्छे कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन के आधार पर क्या क्या इनमें आए कि इनको एडवांस बनाते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक को एडवांस बनाते हैं एम्फीबियन से। नंबर 1, पहला वही हॉर्नी स्केल्स विंगर पाए जाते हैं जो वाटर लॉस को बचाएंगे। क्लोज, इनके अंदर जो उपांग हैं उनमें जो डिजिट्स हैं, उपांगों में जो उंगलियां हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, क्लोज। क्लोज मतलब जो नख बोलते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। तो ये भी डिफेंस के लिए उनकी हेल्प करेंगे ताकि दूसरे जानवरों से बच सके या शिकार को पकड़ सके, ठीक है। उसके लिए इनमें पंजे पाए जाते हैं, तो उनसे ये पकड़ लेंगे। 2, नेक वर्टिब्री फॉर हेड मूवमेंट, हेड की मूवमेंट। उससे पहले वाले में हमने पढ़ा कि केवल एक वर्टिब्री होती है, एक कशेरुका होती है, एटलस, जो कि हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, एम्फीबिया। इनमें 2 नेक वर्टिब्री होंगी, एटलस और एक्सेस, दोनों ही इनके हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, तो ज़्यादा अच्छा कंट्रोलिंग होगा, ठीक है। याद रखिएगा, 2 वर्टिब्री कंट्रोल करती है हेड के मूवमेंट को, तो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोलिंग ये हेड के मूवमेंट को कर पाते हैं बजाय उभयजीवियों की, क्योंकि उभयजीवियों में केवल एक ही कशेरुका हेड मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ओके, नंबर 3,
दैट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा है कि रिब्स में स्टर्नम नहीं होती, तो रिब्स की अच्छी पावर होती है एक्सपेंड करने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो ज़्यादा अच्छे से लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर पाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो फेफड़े के द्वारा जो रेस्पिरेशन होगा वो और ज़्यादा अच्छे से होगा, मोर एफिशिएंटली होगा। ओके, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मोर एफिशिएंटली पल्मोनरी रेस्पिरेशन या फुफ्फुसीय श्वसन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टर्नम की अनुपस्थिति में रिब्स जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सपेंड और ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, तो रिब्स दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फुफ्फुसीय श्वसन में और ज़्यादा अच्छे से उसको बना रही है। तो ये एक एडवांसमेंट, कुछ एडवांसमेंट जो हमने देखे उभयजीवियों से ज़्यादा एडवांसमेंट सरीसृपों के अंदर ये पाए जाते हैं। और भी हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं इसके बाद। और क्या पॉइंट है देखिए, यहाँ पर हमने कहा उभयजीवियों में हार्ट कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, इनमें कितना है इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर। तो ये भी एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट, जिसके अंदर की वेंट्रिकल जो है वो पार्शियली डिवाइड है टू सेपरेट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट। ठीक है, कंप्लीट मिक्सिंग की जगह थोड़ा बहुत जो है सेपरेशन इनमें आ गया, थोड़ा बहुत सेपरेशन आना या इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर के ना होना, ये भी एक एम्फीबियन से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर हुआ है। इसके बाद एग्स विद शेल, जैसा हमने अभी पढ़ा कि शेल एग के ऊपर क्या पाई जाती है, कवच, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच शेल, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, जमीन पर अपने आप को क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे ड्राई जगह पर। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, चारों मेम्ब्रेन मैंने बता दी, अलग अलग वर्क है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल नरिशमेंट, कौन सी मेम्ब्रेन, यॉक से, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, कौन सी मेम्ब्रेन एक्सक्रीशन माटे, एक्सक्रीशन के लिए एलेंटोइस, रेस्पिरेशन माटे श्वास बाहर आने जाना, ओरियोन कंट्रोल करेगा उसको, ठीक है। और एक और थी एलेंटोइस जो सूखने से, सॉरी एम्नियन जो उलवजड़, वो जो क्या करेगा, एम्ब्रियो को वाटरी मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ये सभी मेम्ब्रेन्स इनमें आ गई जो कि एम्फीबियन से इनको क्या बनाती है, ज़्यादा एडवांस बनाती है। ओके, और जो इनका भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो शेल के अंदर रहता है, जब एक एडवांस कैरेक्टर हो गया। तो ये सभी एडवांस कैरेक्टर हो गए उभयजीवियों से सरीसृपों में एडवांस कैरेक्टर जो उनको लैंड करने के लिए ज़्यादा और ज़्यादा सुटेबल बनाते हैं। ओके, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं तब कि रेप्टाइल्स में क्लासिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए ये सभी पॉइंट्स अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए।